हरिद्वार जिला प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। रानीपुर कोतवाली में बनी मजार को सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी थी अवैध मजार। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने धामों के कपाट बंद होने की तारीखें की घोषित। 1 नवंबर को गंगोत्री धाम और 3 नवंबर को यमुनोत्री केदारनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। वहीं 4 नवंबर को तुंगनाथ धाम और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। अब बाजारों में बिकता नजर आएगा मोदी के नाम का परफ्यूम। उत्तराखंड से शुरू होगी तिमूर परफ्यूम की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया सगंध पौधे का निरीक्षण और कहा तिमूर से बने परफ्यूम का नाम मोदी के नाम पर ही होगा। लालगुआ में अवैध रूप से गड्ढे में भरी गई जहरीली राख। पर्यावरण मित्र और समाजसेवियों में भारी आक्रोश। प्लांट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। क्रशर के खिलाफ हुई खानापूर्ति की कार्रवाई। बागेश्वर में हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन से सुनी जाएगी समस्याएं। डीएम ने किया हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन का उद्घाटन। ऑनलाइन समाधान करने में होगी सुविधा। तेजी से होगा शिकायतों का समाधान। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड बैठक में लगी विकास कार्यों पर मुहर। कई विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। जिला पंचायत के सदस्य और विधायक रहे मौजूद। 8 महीने से नहीं हुई थी कोई बैठक। लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू पर आई मुसीबतें। तंत्र मंत्र के लिए बढ़ी उल्लू की मांग। वन विभाग ने वन्य जीव तस्करों के चलते जंगलों में बढ़ाई गश्ती। जंगलों में उल्लू की संख्या में दर्ज हुई भारी कमी। नई टिहरी में आने वाले त्योहारों को देखते हुए टिहरी पुलिस अलर्ट। सभी थाना अध्यक्षों को दिए गए सख्त निर्देश। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में करें पैदल गश्ती। मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई करने पर होगी कार्रवाई। एक लाख का इनामी आरोपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। आरोपी 20 सालों से चल रहा था फरार। 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में की थी डकैती। 3 आरोपी पहले ही किए गए गिरफ्तार। एक आरोपी एनकाउंटर में हुआ था ढेर। मसूरी में साक्षरता और जागरूकता शिविर में सिविल जज ने दी कानून की जानकारी। सिविल जज ने कहा हर तहसील में बनाई जाए विधिक सेवा समिति। महिलाओं, बच्चों और कमजोर लोगों को दी जाए निःशुल्क सहायता। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए उत्तराखंड की खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। देवभूमि में अवैध निर्माण की बात सबसे पहले करेंगे, जिसके खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। हरिद्वार जिला प्रशासन ये अभियान चला रहा है। रानीपुर कोतवाली में बनी मजार को, जो अवैध मजार थी, उसे ढा दिया गया है। सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी थी यह अवैध मजार। सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहां से हटा दिया है, ध्वस्त किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है। देवभूमि में हरिद्वार से खबर है, जहां पर जिला प्रशासन अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रानीपुर कोतवाली में बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। सिंचाई विभाग की भूमि पर दरअसल यह अवैध मजार बनी हुई थी, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थी और अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। और आइए, देवभूमि उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्राओं में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई एक खबर है। वहीं धामी सरकार की ओर से 4 धाम के कपाट बंद होने की तारीखें भी अब घोषित की जा चुकी हैं। इस बात पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने वाले हैं और वहीं यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होने वाले हैं।
तो चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चार धाम यात्रा जिसमें श्रद्धालुओं ने इस बार पहुंचकर तमाम जो रिकॉर्ड्स थे वो तोड़े हैं, लेकिन अब चार धाम यात्रा करने वालों के लिए खबर ये आ रही है कि कपाट बंद होने की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गई है। 1 नवंबर को गंगोत्री, 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट और 4 नवंबर को तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ 3 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार द्वारा घोषणा भी कर दी गई है। नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यमुनोत्री के 3 नवंबर को, तुंगनाथ के 4 नवंबर को, बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को और केदारनाथ धाम के 3 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। तो जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना चाहें वो पहले पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। वहीं देश विदेश में कई जानी मानी हस्तियों के नाम पर बाजारों में बिकते परफ्यूम और इत्र की सूची में अब प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी जुड़ने वाला है, क्योंकि मोदी के नाम पर भी परफ्यूम बाजारों में बिकता हुआ बहुत जल्द नजर आएगा और इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से ही होने वाली है। उत्तराखंड में पैदा होने वाले तिमूर के पौधे से बने परफ्यूम से उत्तराखंड में का परफ्यूम बनाया जाएगा। दरअसल पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कई औषधीय गुण वाले पेड़ पौधे हैं, सुगंधित पौधे भी हैं और यहाँ पर पैदा होने वाले पेड़ पौधे से कई सौंदर्य प्रोडक्ट और अन्य कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनमें सगंध पौधा बड़ी भूमिका निभा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासनगर के अंतर्गत सेलाकुई के सगंध पौधे केंद्र का निरीक्षण किया है। साथ ही यहां आयोजित एक सेमिनार में भी उन्होंने प्रतिभाग भी लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिक प्रयासों से किसानों को एक नई पहचान मिल रही है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने का मौका इसके माध्यम से उन्हें मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस पौधे से बने सुगंधित तेल और परफ्यूम आज एक नया मुकाम बना रहे हैं। यहाँ के तिमूर से बने परफ्यूम का नाम मोदी के नाम पर होगा, जो एक अलग पहचान देश और दुनिया में बनाता हुआ नजर आएगा। ये तो सरकार का निर्णय होगा, जैसा भी आदेश मिलेगा करेंगे। फिलहाल तो गिफ्ट देने के लिए बनाया गया था। आज का जो कार्यक्रम किस तरह से रहा, क्या क्या उसमें जो सही चीज़ है किसानों के लिए? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था स्पेसिफिक जो उत्तराखंड में हम नए नए जो हमारी सुगंध बना रहे हैं या होती है प्राकृतिक रूप से, उसको रूबरू कराना था हमें परफ्यूम की उद्योग से, ताकि वो यहाँ के जो हमारे पारंपरिक नैसर्गिक जो पौधे हैं जिनसे खुशबू आती है उनका इस्तेमाल अपने परफ्यूम में करें, प्रोडक्ट में करें। उससे हमारे किसान उनका जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ेगा, उनका मार्केट मिलेगा उनको। उसी से फोकस्ड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हिमालय माइनर एसेंशियल ऑयल को। तो उसी में एक एक ऑयल को आप परखेंगे, सूंघेंगे कि अपने प्रोडक्ट में कहाँ फिट कर सकते हैं। उसमें एक्सपर्ट भी काफ़ी आए हैं, वो भी बताएंगे। तो लगभग 70 इंडस्ट्री वाले हैं, वही सब सुबह से आज भी पूरा देख रहे हैं। गाँव वाला फार्म भी जाकर पौधे भी देखे हुए वाले कैसे कैसे होते हैं। और किसानों की तमाम समस्याओं को देखते हुए सगंध पौधा केंद्र कैंप सेलाकुई ने सार्थक पहल की है, जिसमें कि सगंध खेती को प्रोत्साहित करने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के माध्यम से कृषक बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं और उनमें उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में सगंध पौधा केंद्र उत्तराखंड में 109 अरोमा क्लस्टरों में 28,000 किसानों द्वारा 9,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सगंध फसल जैसे लेमन ग्रास, मिंट, डेमेस्कस रोज़, तेजपात, कैमोमिल आदि का कृषिकरण कर रहे हैं। तो इनसे काफ़ी कुछ किसानों की इनकम बढ़ेगी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है उसको भी उत्तराखंड के अंदर आने का मौका मिलेगा। सफ़ेद चंदन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल परफ्यूमरी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे फ्रांस के अंदर गॉस जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने देखा किस प्रकार से लोग एसेंस बना रहे हैं, एब्सोल्यूट बना रहे हैं, रू बना रहे हैं। तो अब मोदी के नाम पर परफ्यूम भी बहुत जल्द बाजार में उतरेगा। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, बात विकासनगर की करते हैं। दिवाली के अवसर पर बेहद खूबसूरत पक्षी और लक्ष्मी जी के वाहन कहे जाने वाले उल्लू की जान
खतरे में है। जी हाँ, वन विभाग ने अलर्ट जारी करके जंगलों में गश्ती भी बढ़ा दी है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दिवाली के दौरान कुछ लोग तंत्र मंत्र में उल्लू के उपयोग का बड़ा महत्व मानते हैं, लिहाजा इन दिनों उल्लू की मांग बेहद बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन दिनों जंगल से जुड़े इलाकों और आरक्षित क्षेत्रों में उल्लू की तस्करी उफान पर होती है। दिवाली के त्योहार को लेकर चारों ओर तैयारियां चल रही है। सभी लोग अपने तरीके से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के वन अधिकारी इन दिनों दिवाली को लेकर एक खास तैयारी में जुटे हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले भक्त इन दिनों उनके वाहन उल्लू की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तंत्र मंत्र में दिवाली के दौरान उल्लू के अंगों का बेहद उपयोग किया जाता है। इस दौरान उल्लू की कीमत लाखों रुपए की हो जाती है। वन्य जीव तस्कर के निशाने पर वन्य आरक्षित क्षेत्र रहते हैं, जिस वजह से पिछले कुछ समय में इन जंगलों में उल्लू की संख्या में भारी कमी भी दर्ज की गई है। वन विभाग भी इस कड़वे सच को जानता है और इसलिए अब विभाग ने उल्लू पर शिकारियों का बढ़ता खतरा देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और जंगलों में गश्ती भी बढ़ा दी है। पंडित कमलेश्वर सेमल शास्त्री बीएड आचार्य। उल्लू की पूजा लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपावली में विशेष उल्लू की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है और इसको पंचोपचार मंत्र से इसकी विधि विधान से पूजा होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और श्रीष्यते लक्ष्मी सबन्यम बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम माष्णम निषाणम भो महिषाण सर्वलोकम महिषाणम हरि ओम। से शीत ऋतु के आरंभ में दिवाली पर्व पर तमाम तरीके के निर्देश आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा नियमित रूप से रात्रि में ये एक संयुक्त गश्त की जाए। प्रदेश में लगातार कुछ घटनाएं ऐसी संज्ञान में आती रहती हैं, तो इसी तरीके की कोई घटना घटित ना हो और इस अंधविश्वास को हमारे दूर किया जा सके, इसके लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उल्लू का किसी भी तांत्रिक विद्या में जो भी यूज किया जाता है वो केवल एक अंधविश्वास है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर जो कोई भी शिकार या पक्षियों के विरुद्ध या वन्य जीव के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी अगर जो घटना घटित होती है, तो जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उनके अंतर्गत हमारे द्वारा विधिक शिकार की घटनाएं, क्योंकि हमारे द्वारा नियमित रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय गश्त की जा रही है, तो इस क्षेत्र में शिकार की घटनाएं तो घटित नहीं हुई हैं। और अगर जो इसमें किसी प्रकार का कोई इस तरीके का कोई भी अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध जो भी एक्ट में प्रावधान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आइए बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार में लंबे समय के बाद जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में जनपद में सरकार की चलाई जा रही कई विकास कार्यों की योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ लंबे समय से रुके हुए विकास योजना के कार्य में तेजी और नई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। दरअसल बैठक में सभी जिला पंचायत सदस्य और 3 विधायक भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि बोर्ड बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई है। हरिद्वार में चुनावी आचार संहिता के चलते पिछले करीब 8 महीने से कोई बोर्ड बैठक नहीं हो पाई थी। और आइए बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर वासियों के लिए हेलो बागेश्वर के नाम से स्वरोजगार हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। डीएम का दावा है कि हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन के माध्यम से ग्रामीण जन शिकायतों को सुना जाएगा और तेजी से कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हेलो बागेश्वर के माध्यम से स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की परेशानियों को भी सुना जाएगा। ग्रामीणों को विभागों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उनकी शिकायतों को भी सुनकर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय में चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीणों को हेलो बागेश्वर की हेल्पलाइन से ऑनलाइन समाधान करने में बड़ी सुविधा मिलने वाली है।
नई टिहरी की भी आप बात कर लेते हैं, जहां दीपावली के त्योहार को देखते हुए टिहरी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पैदल गश्ती करें और चेकिंग निरंतर करते रहें। इसके साथ ही साथ होटल ढाबे में भी चेकिंग करें ताकि कहीं अवैध रूप से शराब न पिलाई जाए, और जो भी अवैध रूप से शराब पिलाता हुआ पाया गया, उसे परोसता हुआ पाया गया तो उस पर भी जरूरी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जो मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई कर रहा है उस पर भी नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई अवश्य की जाए। सीजन चल रहा है और दीपावली जो बड़ा त्यौहार है वो भी आने वाला है। इसके दृष्टिगत सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि जो बाजार हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है सभी जगह पर पैदल गश्त करें, चेकिंग करें, वहाँ पर होटल ढाबे में भी चेक करें, कहीं भी अगर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। कोई भी अगर मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है या सप्लाई कर रहा है उसमें भी जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है वो करें। तो बेसिकली जो भी हमारा जो आगामी सीज़न आने वाला है इसको देखते हुए हमारी जो टिहरी पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है और सभी लोग पूरी तरह से इसमें कार्रवाई करें। इधर 1 लाख के इनामी आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 20 सालों से फरार चल रहा था। 2004 में हरिद्वार की बैंक में इसने डकैती की थी और 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। एक एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम खबर इसे कहा जाएगा क्योंकि बड़ा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ये इनामी बदमाश था। 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में डकैती हुई थी और इसके बाद से ही ये बदमाश फरार चल रहा था। उत्तराखंड एसटीएफ की गिरफ्त में अब ये आ चुका है और इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2004 में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि टीपू नाम का ये जो बदमाश है वो माफ कीजिएगा, टीपू नाम का बदमाश एनकाउंटर में मारा गया था, ढेर कर दिया गया था। जबकि हाल ही में एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए आरोपी उदय को पिछले 20 सालों से जो फरार चल रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ को मिली जानकारी के अनुसार ये आरोपी तमिलनाडु में कपड़े बेचने का काम कर रहा था, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह ये आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 20 सालों तक फरार चलता रहा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और ये पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। 2004 में हरिद्वार में इलाहाबाद बैंक में एक डकैती हुई थी जो कि 5 लोगों ने करी थी। उसमें एक अभियुक्त जो अभी तक वांछित चल रहा था लगभग 20 साल से और उस पर 1 लाख का इनाम था, उदय पुत्र विक्रांत, इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट पर हो गए थे। इसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसमें इसकी मृत्यु हुई थी और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके एनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहां पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था। तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता 20 सालों के बाद। 20 साल से जो फरार चल रहा था आरोपी वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इन सब के बीच आइए लालकुआं की तरफ लिए चलते हैं आपको, जहां आकृति नेचुरल प्रोडक्ट प्लांट के भीतर बड़े गड्ढे खोदकर अवैध रूप से उपखनिज निकाले गए। गड्ढे में सेंचुरी पेपर मिल की केमिकल राख भरे जाने के मामले में बीते दिनों की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बीते 2 दिन पहले जिला प्रशासन और खनन विभाग ने आकृति नेचुरल प्लांट में छापेमारी की कार्रवाई की थी। इस दौरान प्लांट संचालकों के गड्ढे खोदकर उन्हें केमिकल राख से भरकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का मामला सामने आया था। लेकिन इस संवेदनशील मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने एनजीटी का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अधिकारियों की बढ़ती जा रही उदासीनता को लेकर पर्यावरण मित्र और समाज सेवियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे प्लांट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और ऐसा न होने पर नेचुरल प्लांट के गेट वे प्रशासन के खिलाफ आंदोलनात्मक कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। दरअसल सुदर्शन न्यूज ने भी उपखनिज चोरी करने और गड्ढे को केमिकल राख से ढकने की तमाम खबरें दिखाई थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आकृति नेचुरल प्रोडक्ट में छापेमारी की, जिस पर प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज दिया है। साथ ही
पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए एनजीटी को पत्र भेजने की बात कही गई है। प्रशासन की छापेमारी कार्रवाई को 2 दिन बीत गए, लेकिन न तो एनजीटी की टीम मौके पर पहुंची और न ही प्लॉट मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जिसे लेकर कार्रवाई पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। के ही माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली थी कि केमिकल जो है वो डाला जा रहा है। हमने खनन विभाग की टीम को ले जाकर जांच कराई है, तो जांच में ये पाया गया कि राख टाइप का मटेरियल उसमें डाला जा रहा है, जिसको हमने अभी रुकवा दिया है। उसके लिए जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उनके द्वारा जांच कराई जाए, क्योंकि वही उसके लिए टेक्निकल विभाग है कि उससे कितना पोल्यूशन होगा और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और उसमें क्या आगे की कार्रवाई जुर्माना इत्यादि किया जाए। तो अभी रिपोर्ट हम उसको प्रेषित कर रहे हैं, को अवगत करा देंगे। गड्ढे खुदाई की पैमाइश की है और इसमें बताना चाहूँगा कि जिस गड्ढे की हमने पैमाइश की है उसमें पूर्व से जुर्माना लगाया गया है। ऐसा जो है उसके हम डॉक्यूमेंट से भी जाँच कर रहे हैं और स्टोन प्रेशर के स्टाफ ने बताया कि इस पर पूर्व में जो जुर्माना लगाया गया था उन्होंने जमा करा दिया है, तो इसमें जो भी सत्यता होगी प्रमाण में उसके। और इधर मसूरी सनातन धर्म इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता जागरूकता के शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल जज ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य और निःशुल्क सहायता के बारे में बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, आपदा प्रभावित, दिव्यांगजन, जेल बंदियों और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो, उन्हें निःशुल्क सहायता का लाभ मिल सकता है। इसके लिए वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं और निःशुल्क सहायता के बारे में हेल्पलाइन नंबर से भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे द्वारा समय समय पर मसूरी के अंदर विधिक साक्षरता के संबंध में कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें लोगों को विधिक साक्षरता के संबंध में जानकारी दी जाती है। उनको ये बताया जाता है कि आप कैसे निःशुल्क विधिक साक्षरता, विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारे साथ आए हुए हमारे विधान अधिवक्ता रणवीर सिंह जी, शैली जी, अरुण जी, ये लोग भी आए। इन लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मेरे द्वारा विधिक साक्षरता के संबंध में बताया गया। इसके अतिरिक्त नशे से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए, इसके संबंध में मेरे द्वारा नंबर बताया गया। ट्रैफिक रूल के बारे में भी बात हुई है। इसके अलावा महिलाओं का घरेलू हिंसा से कैसे संरक्षण हो, इस संबंध में मैंने लोगों को बताया है। हमें ये डायरेक्शन रहता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से, और वहाँ ऑनरेबल हाईकोर्ट नैनीताल से हम वहाँ पर डायरेक्शन आते हैं, उसको हम फॉलो। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की निर्मित उत्पादों की सराहना की और साथ ही साथ खरीदारी भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच प्राप्त होता है। साथ ही ये मेला देश भर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। सरकार अब तक 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। जिस दिन हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस दिन तक हम 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे। उन्होंने महिलाओं के बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश भर में आउटलेट खोलने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं शानदार काम कर रही हैं और इसी कड़ी में सरस मेला स्थानीय उत्पाद और लोक संस्कृति को मंच दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। कोरोना काल में स्वयं सहायता समूहों को 84 करोड़ की सहायता दी गई थी। 43,000 सक्रिय समूहों को 51 करोड़ की सहायता मिली। राज्य भर में 67,000 स्वयं सहायता समूहों से 5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। 53,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण भी दिया गया। 24 ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना भी इस दौरान की गई है। जिनके निमित्त ये सरस मेले आयोजित होते हैं, ऐसी हमारी सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और विभिन्न प्रदेशों से और जिलों से आए हुए
सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिनके बारे में घोषक जी ने बताया कि अनेक प्रदेशों से लोग इस सरस मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण उद्यमी भाई बहनें, मैं इस अवसर पर हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आप सभी का इस सरस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस सरस मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आकर निश्चित रूप से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जब एक स्टॉल पर हम यहाँ से देखते हुए आए, एक से शानदार और शानदार ही नहीं जानदार, जब मैं पैकेजिंग देख रहा था, हमारे अचार की पैकेजिंग, अन्य सामानों की पैकेजिंग, और जब बहनों ने मुझे अरसा खिलाया, एक बहन ने मुझे जो है मेरे गले में अच्छा सा बनाया हुआ पट्टा डाला, क्योंकि गर्मी हो रही थी इसलिए थोड़ी देर मैंने अभी उतार दिया है उसको, और जो आप सबका उत्साह में देख रहा था। इधर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आने वाली 24 अक्टूबर को यूकेडी तांडव रैली करने जा रही है। इस दौरान यूकेडी सीएम आवास का घेराव भी करेगी। हरिद्वार प्रेस क्लब ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए यूकेडी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने जानकारी दी और कहा कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल की जाए, जिसका आधार वर्ष 1980 हो। अब तक जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा हो और उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू हो। उन्होंने कहा कि देश की सभी हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड राज्य में भी अनुच्छेद 371 की विशेष व्यवस्था की सख्त भू कानून लागू हो। इसके साथ ही साथ सरकार सदन में विपक्ष की ओर से यूसीसी के बिल को प्रवर समिति को भेजे जाने के अनुरोध को ठुकराकर आनन फानन में 9 नवंबर को लागू करने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। राज्य के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा करके ही ये व्यवस्था लागू की जाए। विधानसभा में पारित विधेयक और जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण में राजधानी संबंधित काम पूरा कराकर गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित किया जाए और राजकाज के सारे काम वहीं से संचालित हों। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की परिधि के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र से मुक्त करते हुए मूल राज्य विधेयक में किए गए सभी 29 संशोधनों को निरस्त किया जाए। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। आइए सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। थूक जिहाद के खिलाफ अलर्ट मोड पर प्रशासन आ चुका है। तो थूक जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड भी अलर्ट मोड पर। होटल ढाबों में चेकिंग के लिए बाकायदा टीम का गठन किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उधम सिंह नगर में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से देहरादून मसूरी से थूक जिहाद की घटनाएं सामने आई थी, तस्वीरें हमने आपके सामने भी रखी थी, और इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और अलर्ट मोड पर आते हुए तमाम तरीके से होटलों और ढाबों में चेकिंग की जाएगी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।